औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम 2 लेक्चर्स पहले आपको दे चुके हैं जिसमें आरएफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हाट अबाउट बिजनेस अकाउंटिंग, डेफिनेशन वगैरह आपको बेसिक्स डिस्क्राइब की थी। उसके बाद सेकंड लेक्चर हमने एनालाइजेशन दी थी। अब हम उस एनालाइजेशन को फर्दर एलेबरेट कर रहे हैं। अप्रॉक्स हम 80 टू 90% के करीब ट्रांजैक्शन जो रूटीन बिज़नेस में होती हैं वो डिस्क्राइब करने के लिए ये लेक्चर बना रहे हैं, जिसकी मदद से जर्नलाइजिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। यानी बुक कीपिंग आप शुरू कर देंगे और बेसिक काम अकाउंटिंग का बुक कीपिंग से स्टार्ट होता है और बुक कीपिंग जहाँ एंड होती है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो बुक कीपिंग प्रॉपर करने के लिए एनालाइजेशन आना ज़रूरी है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि हमें एनालाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन तो में क्या करना है। फर्स्ट हमने देखना है उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व या क्रिएट जो भी हो रहा है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे उस अकाउंट की नेचर क्या है, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू, एक्सपेंस क्या है वो। तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो ज़्यादातर स्टूडेंट इग्नोर करते हैं और टीचर एक्सप्लेन कर प्रॉपर शायद नहीं करते कुछ जगहों पे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं एम्फसाइज़ दे रहा हूँ कि आपने थर्ड स्टेप को बहुत केयरफुली समझना है, बहुत ज़िम्मेदारी से समझना है। ये है इफ़ेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो उसके बाद आपका स्टेप आपका लिए मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्थ स्टेप है अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर उसके बाद पांचवा स्टेप आपका आता है डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट का बराबर होना। वो जब आप जनरल में अमाउंट के साथ या जर्नल्स में करेंगे ये बात वहाँ होगी और ये अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वलिटी को मेंटेन करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजैक्शन से। जैसे कि ये पहली ट्रांजैक्शन है कमेंस या स्टार्ट बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट या विद कैश कंट्रीब्यूशन। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा एनालाइजेशन के 4 स्टेप हम आपको अभी बताएंगे। पहला अकाउंट्स इन्वॉल्व, तो जब कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश, दूसरा कैपिटल, ये 2 रिकॉर्ड हमारे इसमें क्रिएट हो रहे हैं। कैश एसेट्स है, कैपिटल प्रोप्राइटरशिप है। अब एसेट्स कैश कारोबार में बढ़ रहा है और जो मालिक कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है उसका कैपिटल ऑनर इक्विटी यानी मिल्कियत कारोबार में बढ़ रही है। अब हम देखें रूल्स, अगर हम आपको याद हैं फर्स्ट लेक्चर के, तो कैश एसेट्स बढ़ता है डेबिट में रिकॉर्ड होगा, कैपिटल प्रोप्राइटरशिप इंक्रीज होती है क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। दूसरी ट्रांजैक्शन भी इसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर चेंज ये है कि कैश के साथ साथ अगर कोई आप एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कोई भी एसेट्स हो सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, सप्लाईज, मर्चेंडाइज वगैरह वगैरह, तो कोई एक एसेट्स हो सकता है या ज़्यादा, तो कैश के साथ उन एसेट्स या उस एसेट्स का एडिशनल रिकॉर्ड बनेगा और कैपिटल डेफिनेटली बनेगा। ये 3 या 5 या 7 जो भी रिकॉर्ड हैं वो हो जाएंगे। कैश और वो सारे एसेट जो भी हैं वो कारोबार में बढ़ रहे हैं, जब बढ़ेंगे तो रिकॉर्ड होंगे वाया डेबिट। एसेट्स में इजाफा डेबिट होता है और उनके बराबर अमाउंट, इक्वल अमाउंट जितने भी वो एसेट्स हैं वो कैपिटल प्रोप्राइटरशिप में इजाफा करेंगे मालिक की और वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे। अब हम बात करते हैं परचेज, बाय या बाउट मर्चेंडाइज गुड्स ऑन कैश। तो इसमें जब हम मर्चेंडाइज ख़रीदेंगे या गुड्स ख़रीदेंगे तो वो जो हम रीसेलिंग पर्पस के लिए ख़रीदते हैं उसका रिकॉर्ड पीरियोडिक सिस्टम के तहत हम बनाते हैं परचेजेस के नाम से। और हम कैसे ख़रीद रहे हैं? कैश में। तो परचेजेस और कैश ये 2 रिकॉर्ड हमारे इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। परचेजेस को हम कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग में एक्सपेंस और कैश हमारा कहलाता है एसेट्स। एक्सपेंस यानी परचेजेस बढ़ रही हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड होंगे रूल्स के मुताबिक डेबिट, और कैश पेमेंट हो रही है, डिक्रीज़ हो रहा है, वो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट। अब इसी तरीके से वो परचेज, बाय, बाउट मर्चेंडाइज गुड्स मगर ऑन क्रेडिट आ गया, कैश की जगह उधार आ गया, ऑन अकाउंट यानी उधार आ गया, या फ्रॉम सप्लायर किसी सप्लायर का नाम आ गया,
उसका हम रिकॉर्ड बनाएंगे परचेजेस के नाम से। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट रिकॉर्ड होता है। अकाउंट्स पेबल उसके अगेंस्ट क्रिएट होगा क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की है, ऑन क्रेडिट ख़रीदा है। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी कम होगी, वो बढ़ जाएगी जब हम ख़रीदेंगे, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इसी तरीके से जब ये परचेज़ की हुई गुड्स या मर्चेंडाइज रिटर्न होती हैं या इन पर रियायत मिल जाती है हमें अपने सप्लायर से ड्यू टू डिफेक्टिव, लो स्टैंडर्ड, रॉन्ग एक्सेस होने की वजह से, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड बनाते हैं परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस। और क्योंकि हमें सप्लायर को पेमेंट करनी थी तो दूसरा अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, अकाउंट्स पेबल। तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस है और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कॉन्ट्रा एक्सपेंस, यानी अपोजिट ऑफ एक्सपेंस, नेगेटिव एक्सपेंस या ऑफसेट रिडक्शन को शो करेगा परचेजेस में, तो उसका अपोजिट अकाउंट है। तो एक्सपेंस बढ़ता है हम डेबिट करते हैं, कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ेगा हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और अकाउंट्स पेबल जो हमें पे करना था वो रिड्यूस हो गया है, लायबिलिटी में कमी, हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बाय बाउट एसेट्स, परचेज बाय बाउट एसेट्स अगर हम करते हैं कोई, तो अगर हम वो कैश पे ख़रीद रहे हैं एसेट्स, तो हम उसको, उस एसेट्स को, इक्विपमेंट है, मशीन है, जो भी है, उसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और कैश हमारा एसेट्स है उसको उसी नाम से रिकॉर्ड करेंगे। दोनों एसेट्स हैं, मगर जो एसेट्स हम ख़रीद रहे हैं वो बढ़ेगा, दूसरा एसेट हमारा कैश जो पेड होगा वो कम हो जाएगा। तो रूल्स के मुताबिक एसेट्स में इंक्रीज डेबिट होता है और डिक्रीज क्रेडिट होता है। रिमेंबर, ये आपके लिए बहुत कारआमद वीडियो है, इसको देखें और बार बार देखें ताकि आपका जर्नलाइजेशन की प्रॉब्लम रिमूव हो जाए। अब फिर वही एसेट्स आप परचेज़ या बाय आउट करते हैं किसी सप्लायर से ऑन क्रेडिट, उधार, ऑन अकाउंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, कुछ भी हो सकता है, वो एसेट से बढ़ेगा, डेबिट होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब वो उधार ख़रीदा है तो पेमेंट नहीं हो रही, आपका लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल क्रिएट हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। इसी के साथ कोई ख़रीदा हुआ एसेट्स अगर आप वापस करते हैं मर्चेंडाइज़ के अलावा, और मर्चेंडाइज़ भी, लेकिन अभी के सिलेबस के लिहाज से, पीरियोडिक के लिहाज से हम मर्चेंडाइज़ को यहाँ लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वो एसेट जब भी हम रिटर्न करेंगे तो हमारी डेफिनेटली लायबिलिटी है अकाउंट पेबल, वो लायबिलिटी कम होगी और डेबिट में रिकॉर्ड होगी। साथ साथ जो एसेट्स हमने ख़रीदा था, वो फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कुछ भी है, वो एसेट्स हमारा कम होगा और एसेट्स में कमी क्रेडिट से रिकॉर्ड करते हैं। अब बात आती है, ये सब ख़रीदने के बाद हमें पेमेंट करनी होगी सप्लायर को, क्रेडिटर को, अकाउंट पेबल की। तो अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी है, उसमें कमी होगी और उसको हम थ्रू डेबिट रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब पेमेंट हम कर रहे हैं कैश की, तो कैश हमारा एसेट्स है, उसमें कमी हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट। अब अगर वो पेमेंट कैश के बजाय थ्रू चेक होगी, तो जब चेक इशू होगा या पेमेंट बाय चेक होगी सप्लायर को, क्रेडिटर को, अकाउंट पेबल की, तो बैंक आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जब भी चेक इशू होगा तो वो बैंक एसेट्स कम होगा, क्रेडिट, साथ साथ वो अकाउंट जो हमें पे करना था, लायबिलिटी, वो भी कम हो जाएगी, उसमें कमी, डेबिट। अब अगर खुदा न खास्ता हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, हमारे साइन टैली नहीं होते, देयर आर सो मेनी रीजंस, वो चेक बाउंस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो हमारा सप्लायर हमें वो कहता है भाई आपके अकाउंट से पैसे नहीं मिले, यानी आपके बिजनेस से, तो वो अकाउंट पेबल दोबारा रीस्टेट हो जाता है, चेक वापस होने, रिटर्न NSF मार्क होने की वजह से, डिसऑनर होने की वजह से, तो हमारी लायबिलिटी दोबारा रीस्टेट हो जाती है, यानी बढ़ जाती है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल बढ़ेगा, क्रेडिट, और जो हमने बैंक में कमी की थी वो हुई नहीं है एक्चुअली, तो उसको भी रीस्टेट कर देंगे दोबारा से, यानी बैंक जो कम किया था उसको दोबारा से बढ़ा देंगे, एसेट्स बढ़ेगा, डेबिट रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से कैश पेड करते हैं या चेक देते हैं सप्लायर को, उसके सेटलमेंट में, यानी उसको हमने जो अमाउंट देना था वो विद इन अ डिस्काउंट पीरियड पे कर रहे हैं, कंसेशन पीरियड में पे कर रहे हैं, तो उसकी सेटलमेंट कम पेमेंट पे होगी। सपोज़ जैसे हम 1000 रुपये की पेमेंट करनी थी और वो हम अब 900 या 950 रुपये पेड करके सेटल हो रहा है, तो 50 रुपये हम कम पेड कर रहे हैं, तो अकाउंट पेबल हमारा 1000 का ही है,
पेमेंट कैश या चेक के थ्रू जो बैंक है वो हो रही है 950 की, तो 50 रुपीज़ का हमारा परचेज डिस्काउंट हो जाएगा। तो अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, कम होगी डेबिट, एसेट्स कैश बैंक है वो कम होगा क्रेडिट, परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा एक्सपेंस है बढ़ेगा क्रेडिट। अब एक और पेमेंट, अगर हम सैलरीज दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन दे रहे हैं, XYZ जो भी एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं वो एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, पेड हम डेफिनेटली कैश करते हैं नॉर्मली, कैश एसेट से कम होगा क्रेडिट। यही पेमेंट थ्रू चेक हो सकती है, बैंक के ज़रिए हो सकती है। तो अगर वही एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस बढ़ेंगे डेबिट और बैंक एसेट्स कम होगा क्रेडिट। अगर हम पेड कर रहे हैं सैलरीज एडवांस में, रेंट एडवांस में, प्रीपेड यानी फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस इन एडवांस पेड कर रहे हैं, तो उसको हम कंसिडर करेंगे प्रीपेड। प्रीपेड हम उस एक्सपेंस से पहले लगा देंगे प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड कमीशन वगैरह वगैरह। तो वो हमारा एसेट्स कहलाएगा। एसेट्स में इजाफा हमारा डेबिट रिकॉर्ड होगा और हमारा वो बैंक भी एसेट्स है जिसके, या कैश जो भी है वो एसेट्स है, उसमें हमारे जो है कमी हो जाएगी। उस कैश या बैंक में जो कमी हो रही है वो एसेट्स में कमी है, एसेट्स की कमी रिकॉर्ड होगी क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद अगर हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं या डिपॉजिट कैश करते हैं या डिपॉजिट चेक करते हैं तो हमारा वो कैश में से अदायगी होगी। अनडिपॉजिटेड चेक भी हम कैश में रखते हैं, तो कैश एसेट से कम होगा क्रेडिट और बैंक हमारा एसेट से बढ़ेगा डेबिट। इसी तरीके से विड्रू कैश या कैश फ्रॉम बैंक करते हैं या मर्चेंडाइज या सप्लाईज करते हैं, और तो ये हम जो है ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे, और ड्राइंग्स हमारी कॉन्ट्रा प्रोप्राइटरशिप है। जब कॉन्ट्रा प्रोप्राइटरशिप बढ़ती है तो वो रिकॉर्ड होती है डेबिट। इसी तरीके से अगर आप जो है कैश विड्रॉ कर रहे हैं, सिंपल कैश एसेट्स है, एसेट्स में कमी क्रेडिट होती है। इसी तरीके से मर्चेंडाइज सप्लाईज अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारा एसेट्स कहलाएंगे, और अगर वो परचेजेस होगा तो वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा, या परचेजेस हमारा एक्सपेंस कहलाएगा, उसमें कमी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? अब विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ करते हैं, यानी बैंक से निकाला ऑफिस के किसी यूज़ के लिए, यूज़ मेंशन नहीं है, वो यूज़ कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो वो फ़िलहाल बिज़नेस में कैश आ जाएगा, बिज़नेस की ड्रॉज में, बिज़नेस के लॉकर में, या XYZ कैश की सूरत में आ जाएगा। वो कैश रिकॉर्ड होगा जब तक वह डिसाइड ना हो जाए कौन सा एक्सपेंस के लिए यूज़ हो रहा है। तो वो कैश एसेट से बढ़ेगा डेबिट, और कहाँ से निकाला है? बैंक से, बैंक भी एसेट से कम होगा क्रेडिट। अब मर्चेंडाइज या गुड्स भेजनी कैश में, तो कैश हमारा बढ़ेगा, कैश एसेट से बढ़ता है डेबिट, और मर्चेंडाइज बेची है तो उसका रिकॉर्ड बनेगा सेल्स के नाम से, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है क्रेडिट। फिर वही मर्चेंडाइज या गुड्स आपने बेची कैश में या बाय चेक और उसको उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो अब इस कैश की जगह हमारा बैंक यहाँ पे बढ़ जाएगा, बैंक एसेट्स बढ़ेगा डेबिट, सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगी क्रेडिट। अब आप मर्चेंडाइज बेचते हैं ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट या किसी कस्टमर को, तो आपने उससे रिसीव करना है, तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है, बढ़ेगा डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ेगी क्रेडिट। अब मर्चेंडाइज या गुड्स ऑन कैश और साथ में क्रेडिट में बेच देते हैं,
और अगर सेल्स टैक्स है तो ठीक है, सेल्स टैक्स की लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी। तो कैश और अकाउंट रिसीवेबल दोनों बढ़ जाएंगे, दोनों एसेट्स हैं, दोनों डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ जाएगी, क्रेडिट रिकॉर्ड होगी। जितना हमें सेल्स टैक्स की लायबिलिटी उसमें क्रिएट हो रही है, जो हमें अथॉरिटीज़ को पे करनी है इन फ्यूचर, वो लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। सेल्स टैक्स की लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से मर्चेंडाइज या गुड्स जिसका कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, उसके अलावा कोई एसेट्स अगर हम बेचते हैं तो वो एसेट्स हमारा रिड्यूस होगा, माइनस होगा, उस एसेट्स में कमी क्रेडिट होगी। और वो हम अगर कैश पे बेच रहे हैं तो कैश एसेट से बढ़ जाएगा डेबिट। इसी तरीके से एसेट्स हम बेच रहे हैं ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, तो वो एसेट्स में कमी तो हुई, लेकिन साथ में दूसरा एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, उस एसेट्स में इजाफा डेबिट में रिकॉर्ड होगा। अब आप सेल करते हैं कोई एसेट्स, रिटर्न करता है वो कस्टमर कि भाई मुझे नहीं चाहिए, ख़राब है या रॉन्ग है या जो भी है, तो वो आप कैश उसको पेड करेंगे, या जो से क्लेम है आपका रिसीवेबल वो अब नहीं लेंगे, तो वो एसेट्स है, एसेट्स में कमी हो जाएगी, क्रेडिट। फिर जो आपका एसेट सेल किया हुआ था वो वापस आ रहा है, तो वो एसेट्स आपके पास बढ़ रहा है, उस एसेट्स में इजाफा डेबिट। इसी तरीके से गुड्स या मर्चेंडाइज जो रिटर्न करता है कस्टमर, तो कस्टमर से आपने क्या करना है, रिसीव, तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है, एसेट्स में कमी हो जाएगी, क्रेडिट। मगर अब सेल्स रिटर्न हुई है या उस पर रियायत दी है, तो उसका सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस के नाम से अकाउंट बनता है, वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़ती है क्रेडिट, और कॉन्ट्रा रेवेन्यू आपका बढ़ गया है, रिटर्न बढ़ गया है, वो होगा डेबिट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। रिसीव किया कैश या चेक कस्टमर से, तो आप उसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे जब तक वो डिपॉजिट नहीं हो जाता, वो एसेट्स है, एसेट्स में इजाफा डेबिट। रिसीव किया अकाउंट रिसीवेबल के बदले, वो भी एसेट्स है, वो एसेट्स कम हो जाएगा, एसेट्स में कमी, क्रेडिट। फिर कैश रिसीव किया या चेक कस्टमर से और डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो बैंक क्या है आपका, एसेट्स, एसेट्स बढ़ जाएगा, डेबिट, और वो रिसीवेबल भी एसेट्स है, एसेट्स में कमी, क्रेडिट। इसी तरीके से वो जो आपने बैंक में चेक जमा कराया है वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, आपके बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया, NSF मार्क कर दिया या डिसऑनर हो गया, कोई भी वजह है, तो आपका जो बैंक में इजाफा किया था वो दोबारा रीइंस्टेट हो जाएगा, बैंक में कमी कर देंगे, बैंक एसेट्स है, एसेट्स में कमी क्रेडिट हो जाएगी। जो आपने अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस कर दिया था कि ये मिल चुका है, वो मिला नहीं, अब आप उसका क्लेम दोबारा करेंगे तो रिसीवेबल बढ़ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, एसेट्स, एसेट्स में इजाफा डेबिट रिकॉर्ड होता है। अब कैश या चेक कुछ भी मिल रहा है कस्टमर से सेटलमेंट में, जिस तरह पेबिल की सेटलमेंट की बात की थी, इस तरह रिसीवेबल की भी सेटलमेंट है। क्या आपने 1000 लेने थे मगर 950 मिल रहे हैं, क्या आपने अपने कस्टमर को कंसेशन दिया था, डिस्काउंट पीरियड अलॉट किया था, उसमें वो पेमेंट कर रहा है तो कम पे कर रहा है, तो 950 पे कर रहा है 1000 के बदले, तो 50 रुपीज़ का आपका सेल्स डिस्काउंट हो जाएगा, कैश 950 हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल पूरा 1000 रिड्यूस हो जाएगा, कैश एसेट बढ़ जाएगा डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स कम होगा क्रेडिट, सेल्स डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, बढ़ेगा क्रेडिट। अब नॉर्मल सर्विसिंग बिजनेस में आपकी इनकम सेल्स नहीं होती, वो सर्विसिंग होती हैं, कमीशन होता है, इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, फीस होता है, XYZ, सो मैनी अकाउंट्स आर देयर। तो अब जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसके हिसाब से आपको वो कैश रिसीव हो रहा है, कैश एसेट्स बढ़ रहा है डेबिट, और वो सर्विस इनकम या फीस इनकम या इंटरेस्ट इनकम या कमीशन इनकम आपकी बढ़ रही है, उस रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, रेवेन्यू में इजाफा आप अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्रेडिट करेंगे। रिसीव सर्विस कमीशन रेंट इंटरेस्ट इन एडवांस, अगर आपने ये सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है और आपको एडवांस मिल गया है, कमीशन एडवांस मिल गया है, इंटरेस्ट एडवांस मिल गया है, रेंट एडवांस मिल गया है, फीस एडवांस मिल गई है, तो वो मिला कैश है, कैश एसेट्स बढ़ गया डेबिट, और वो अनअर्न्ड आप उस रेवेन्यू के साथ लगा देंगे, अनअर्न्ड प्री रिसीव रेवेन्यू के लिए लगाते हैं, यानी वो रेवेन्यू जो आपको एडवांस में मिल गई है मगर आपकी इनकम अभी नहीं हुई है, वो इनकम होगी इन फ्यूचर जब आप उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। तो जब तक वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, तो एज ए लाइबिलिटी बढ़ जाएगी
लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। अब सोल्ड गुड्स और मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट और उसके अगेंस्ट में आप कोई नोट या बिल्स रिसीव करते हैं तो वो नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल क्रिएट होगा, वो एसेट से बढ़ेगा डेबिट, सेल्स आपकी रेवेन्यू है बढ़ेगी क्रेडिट। अब इसी तरीके से मर्चेंडाइज या गुड्स ख़रीदते हैं और एक्सेप्ट करते हैं बिल या नोट ऑन एक्सचेंज तो आपकी परचेज एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, और वो बिल्स पे बिल या नोट्स पे बिल लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। अब कैश शॉर्ट हो जाता है तो उसको कैश शॉर्ट या मिसलेनियस एक्सपेंस एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो आप उसको रीज़न देखेंगे कि वजह क्या है, लेकिन फ़िलहाल उस अपने रिकॉर्ड को डबल इफ़ेक्ट को प्रॉपर रखने के लिए आप उस कैश में कमी दिखा देते हैं, कैश एसेट से कम हो जाता है क्रेडिट, और कैश शॉर्ट या मिसलेनियस एक्सपेंस जो कि लॉस है वो बढ़ जाता है डेबिट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश ओवर की सूरत में आप कैश ओवर या मिसलेनियस इनकम, कैश ओवर बेहतर है, वो गेन है वक्ती तौर पे, वो रीज़न आ जाएगा बाद में डिस्कवर हो जाएगा, तो उसमें इजाफा आप क्रेडिट करते हैं और कैश को आप बढ़ाते हैं तो कैश एसेट से बढ़ता है डेबिट। इसी तरीके से आप कर्ज़ लेते हैं, बैंक से बोरो करते हैं, पर्सनल लेते हैं, मॉर्गेज करते हैं किसी भी ज़रिए से, तो आपके पास कैश या बैंक में इजाफा हो जाता है, एसेट बढ़ जाता है, डेबिट रिकॉर्ड हो जाता है, वो लोन आपकी लाइबिलिटी है, बैंक लोन, नोट पे बिल, मॉर्गेज पे बिल वगैरह वगैरह, वो बढ़ जाता है, वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रूल्स याद होने चाहिए जो पहले वीडियो में मौजूद हैं, और आपको हेड्स ऑफ अकाउंट या नेचर ऑफ अकाउंट पता होना चाहिए, वो भी पहली वीडियो में मौजूद हैं। ये अगर आप एनालाइजेशन को प्रॉपर समझ लेते हैं, इसका इंक्रीज़ डिक्रीज़, इसकी नेचर और रूल्स, तो फिर जर्नलाइजिंग कोई इशू नहीं रहता। जर्नल में या जर्नल्स में सिर्फ आपने इनपुट देना होगा उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो जज़ाकल्लाह, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब